तो आज का हमारा जो टॉपिक है, एक नया टॉपिक लेकर हम आपके लिए आ गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ऊष्मागतिकी, जो कि आपके बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस है। बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट क्या है, ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में दिया गया है, तो उसको हम डील करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने केमिकल काइनेटिक्स को डिटेल में कर दिया, आप उसको भी देख सकते हो फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को एक एक करके समझेंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को इसमें क्लियर करने वाले हैं कि सिस्टम्स क्या होते हैं, सराउंडिंग्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम को देखेंगे। तो एक एक करके हम इसको फिर सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। ठीक है, तो साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, एनर्जी का चेंजेस, जो एनर्जी किससे एसोसिएटेड होगा, किससे कनेक्टेड होगा, तो वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो जो भौतिक प्रक्रम है या भौतिक जो प्रोसेस है ना, केमिकल रिएक्शन है या फिर रासायनिक प्रोसेस है, उससे रिलेटेड ये सब रिएक्शन जब होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या भौतिक अवस्था में चेंजेस होगा या फिर केमिकल रासायनिक प्रोसेस होगा, रासायनिक रिएक्शंस में कोई एनर्जी का चेंजेस होगा, तो इस जो एनर्जी चेंजेस हो रहा है, इसको हम जिस ब्रांच के थ्रू हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी रिएक्शंस होगा, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल रिएक्शंस हो, इसमें क्या होता है, एनर्जी का परिवर्तन होता है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, एनर्जी का परिवर्तन होता है। तो ये सब एनर्जी जो चेंजेस हो रहा है, इसको हम किस में डील करते हैं, ऊर्जा का परिवर्तन को किस में डील करते हैं, तो वो ब्रांच ऑफ साइंस ही है, वो कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का कॉन्सेप्ट आपको सिंपल से समझ में आ गया है, सिंपल से दिख रहा है आपको। इसका अगर ग्रीक वर्ड में अगर मीनिंग देखें तो क्या होता है इसका ग्रीक में, ये पहले बात तो थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, क्या है, ग्रीक वर्ड है ये, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट। कॉन्सेप्ट ही समझ में आ रहा होगा, फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो, इसीलिए ऊष्मागतिकी लिखा गया है, गति है इसमें और ऊष्मा है, तो फ्लो ऑफ हीट, हीट की गति या ऊष्मा का गति बोल सकते हैं, ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है, कहाँ से लिया है, ग्रीक से, और मीनिंग क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट, ये मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम देख लेते हैं, जैसे इसमें फिजिकल प्रोसेस बोला है और एक केमिकल प्रोसेस बोला है। तो फिजिकल प्रोसेस में जैसे ठोस से द्रव में चेंज हो रहा है, द्रव से किस में चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या होगा, चेंजेस होगा, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, चेंजेस होगा ना। अगर सॉलिड से लिक्विड गया तो भी एनर्जी कुछ चेंजेस होगा, एनर्जी में कुछ परिवर्तन होगा, और लिक्विड से गैस गया तो भी चेंजेस होगा। तो ये सब की स्टडी को किस में करेंगे हम, इसको हम सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस, और इस एनर्जी चेंजेस को किस में डील करते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। ज़्यादातर हम इस वाले पोर्शन को फिजिक्स में देखते हैं, जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसमें क्लियर करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम किस पे फोकस करेंगे, मेनली केमिकल रिएक्शंस पे। अगर A + B से हमें क्या बनाना है, C बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो इसमें भी क्या होगा, एनर्जी का चेंजेस होगा। पहले एनर्जी इसका दूसरा रहेगा A और B का रिएक्टेंट का, देन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, है ना, एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो ये सबको हम किस में स्टडी करते हैं, तो केमिकल प्रोसेस के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक्स में हम डील करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ना। उसके ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में मैंने सिंपल से वर्ड में समझा दिया। अब हम इसका देखेंगे उपयोगिता क्या है या फिर एप्लीकेशन पार्ट क्या है। तो अगर आपको देखा जाए कोई भी रिएक्शंस होगा कि नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, ये किस में डील होता है, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू ही डील होता है। अगर हम दिए गए किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी चीज़ पे कोई भी पॉइंट पे ले लेते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज़ पे ले लेते हैं, तो रिएक्शंस जैसे A + B से C बन रहा है, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें कौन एक्सप्लेन कर पाता है, थर्मोडायनेमिक्स से ही हम इसको क्या करते हैं, जान पाते हैं कि ये रिएक्शंस पॉसिबल है कि नहीं है, इसमें कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सारा डिटेल हमें थर्मोडायनेमिक्स से ही क्लियर होता है। इसका सबसे मेन जो एप्लीकेशन है क्या है, कि रिएक्शंस पॉसिबल है कि नहीं है, ये किससे पता चलता है, हमें थर्मोडायनेमिक्स पे पता चलता है। दिए हुए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी टर्म्स हो सकते हैं, आगे हम बहुत सारे टर्म्स के बारे में देखेंगे, एंट्रोपी, एंथैल्पी हो गया, आपका गिब्स एनर्जी हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, बहुत सारे टर्म्स हैं, इसको हम समझेंगे एक करके। पहला हमारा सिंपल सा इसका एप्लीकेशन क्या है, कि रिएक्शंस पॉसिबल है कि नहीं है, ये किससे हमें पता चलता है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स पे ही पता चलता है। तो इसको फिर आगे हम अगर हम ये पता चल जाएगा कि अगर ये रिएक्शन पॉसिबल है, A + B से C अगर पॉसिबल है, तो इस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं, राउल्ट्स का नियम लगा सकते हैं, और डिफरेंट हम जो
कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, वो सब कॉन्सेप्ट को हम इसमें लगा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, सब जो अगर हम डिफरेंट लॉ जो हम पढ़ते हैं उसको बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन पॉसिबल होगा तभी हम ये सब जो अपना कॉन्सेप्ट है, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, राउल्स का नियम हो गया, ये सब को हम आगे स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिएक्शंस पॉसिबल है कि नहीं है, ये किससे पता चलेगा, हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस है, उसको भी हम देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। लिमिटेशंस क्या है इसमें, पहला लिमिटेशन तो यह है इसका, एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये क्या होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है ये ओनली, ये जो हम लॉज पढ़ते हैं थर्मो, ज़्यादातर ये मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज बड़े तंत्र, या फिर बोलते हैं हिंदी में बोल देंगे तो स्थूल तंत्र के बारे में ही एक्सप्लेन करता है। मीन्स मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े लेवल पे ये एप्लीकेशन इसको एप्लीकेबल होता है। ये जैसे अगर आप सिंगल एटम के लिए बोलोगे, सिंगल परमाणु या फिर एक परमाणु के लिए बोलोगे, तो ये सिस्टम डिफाइन नहीं करता है। जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादातर किस केस में होगा, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए होगा, बड़े लेवल के तंत्र पे, बड़े लेवल के सिस्टम पे ही हम इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लेन करता है। ये सिंगल एटम पे या सिंगल मॉलिक्यूल्स पे ये एक्सप्लेन नहीं करता है अपने जो भी हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो इसका एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा ये है, ये रिएक्शंस को स्लो फास्ट, जो रिएक्शंस हमारा क्या है, स्लो है कि फास्ट है, इसको भी एक्सप्लेन नहीं करता है, नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो स्लो होगा रिएक्शंस की फास्ट होगा, ये इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और है, रिएक्शन कंप्लीट होने में रिएक्शन कंप्लीशन टाइम नहीं बताता है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो क्या क्या नहीं करता, सबसे पहले तो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, सिंगल एटम, सिंगल आप मॉलिक्यूल्स बोलोगे, इसके लिए डिफाइन नहीं होता, उसके लिए एक्सप्लेन नहीं करता ये जो भी अपना थ्योरी। और दूसरा ये है कि ये स्लो होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करते। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, स्लो होगा फास्ट होगा को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, है ना। ये भी एक क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, केमिकल काइनेटिक्स, तो उसमें हम ये सब को डील करते हैं। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में ये सब नहीं बताता, स्लो फास्ट होगा। साथ ही साथ रिएक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये उसका हो गया लिमिटेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं सिस्टम्स के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। तो कुछ टर्म्स है जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है, जिसको हम बार बार इसको सब पहले समझेंगे हम कि क्या होता है सिस्टम्स, क्या होता है सराउंडिंग्स। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है। सबसे पहला है सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्र। तो क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। तो ऐसा क्या है ये, अगर जो विश्व का अगर कोई भी, हम इसे यहाँ पे लिखा है, विश्व का कोई भी विलगित, या फिर इसको बोलते हैं हिंदी में आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड, वास्तविक मतलब रियल, एंड या फिर अधिकल्पित का मीनिंग होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो विश्व का कोई भी विलगित, वास्तविक या फिर अधिकल्पित अंश या फिर पार्ट जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पूरा। ये क्या है, हमारा मान के चलें ये हमारा यूनिवर्स है ना, ये हमारा क्या है, पूरा ब्रह्मांड है, विश्व है। इसका कोई भी पार्ट को, अगर इस पार्ट को हम स्टडी के लिए चुनते हैं, इस पार्ट को अगर स्टडी के लिए हम चुनते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सिस्टम। तो जिस पार्ट को हम अध्ययन के लिए सेलेक्ट करते हैं, जिस पार्ट को स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। तो क्या हो सकता है, या तो इमेजिनरी हो सकता है, वो हम एज्यूम भी करेंगे, है ना, एज्यूम भी कर सकते हैं, इमेजिनरी हो सकता है, या फिर वो रियल भी हो सकता है। तो ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया सिस्टम के बारे में। अब सिस्टम से जुड़े 2-3 टॉपिक हम देख लेते हैं कि सिस्टम बना कैसे होता है। सिस्टम बनता कैसे है, तो 1 or more than one मैटर। सिस्टम बनेगा कैसे, तो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर क्या बनेगा, हमारा सिस्टम बनेगा, है ना। पदार्थों से मिल करके एक या एक से अधिक या 1 or more than one मैटर से मिल करके क्या बनेगा, सिस्टम बनेगा। तो सिस्टम
अब मैटर क्या होता है तो आपको पता होगा, ठोस या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है हमारे पदार्थ हैं, है ना, या मैटर्स हैं। ठोस, द्रव, गैस, ये सब से मिलकर ही तो बनेगा हमारा क्या, सिस्टम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिस्टम बनता कैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब जब मिलते हैं तभी हमारा क्या बनता है, सिस्टम बनता है। चाहे वो सॉलिड ही हो सकता है, उसमें लिक्विड हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, कोई भी दो हो सकता है, ऐसा भी हमारा सिस्टम बनता है। ठीक है, तब सिस्टम को हम देखेंगे तो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनस सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं, समांगी। ठीक है, समांगी तंत्र। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी, अब इसका एग्जांपल जैसे हम देखते हैं समझ में आ जाएगा आपको। जैसे गैस है, बहुत सारे गैस है जो क्या है, होमोजीनियस है, मतलब सेम ही है, सब गैस है, पूरा मिक्स हो गया, अच्छे तरीके से वो मिक्स हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समांगी तंत्र होगा, गैस होगा, या फिर गैसों का मिश्रण हो गया, वही कॉन्सेप्ट है, गैसों का मिश्रण। बहुत सारे गैस को मिक्स कर दिए हैं तो क्या है, एक होमोजीनियस दिख रहा है, वो समान दिख रहे हैं पूरा हर तरफ, है ना। ऐसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं ये गैस ये है, या फिर डिफरेंट गैस को हम पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपल, बहुत सारे इसमें गैस है, तो क्या है, ये सब यूनिफॉर्म दिख रहे हैं, एक समान दिख रहा है हमें, तो इसको बोलते हैं समांगी तंत्र, होमोजीनियस सिस्टम। लेकिन एक दूसरा होता है हेट्रोजीनस सिस्टम होता है। दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनस सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं विषमांगी तंत्र। तो इसमें क्या होगा, इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो द्रव वाष्प का मिश्रण, मतलब क्या हो रहा है, ये लिक्विड वेपर का, इंग्लिश में बोलेंगे तो लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो इसमें क्या है, इस टाइप से एक सिस्टम है, मान लो इतना लिक्विड है, ये क्या है हमारे ऊपर में वेपर है ना। तो इसमें क्या है, विषमांगी, देख लो दोनों अलग अलग दिख रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, लिक्विड है इधर, ठीक है, ऊपर क्या है, वेपर है। तो इस टाइप के मिश्रण को, इस टाइप के, तो इसको हमें पूरा हो रहा है, हमारा क्या है, सिस्टम है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी तंत्र या फिर हेट्रोजीनस सिस्टम। और जिसमें एक ही हो, जिसमें हमें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, अलग अलग, है ना, आइडेंटिफाई कर पाना टफ हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस सिस्टम, समांगी तंत्र। जैसे बहुत सारे गैसेस हैं तो गैसों का मिश्रण इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। और जैसे लिक्विड वेपर का मिक्सचर अगर बोलोगे, या फिर इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, इमिसिबल लिक्विड या फिर अमिश्रणीय द्रव, जो एक दूसरे पे मिक्स नहीं होते। जैसे सिस्टम है, एक टाइप ये एक लिक्विड हो गया और दूसरा लिक्विड ये हो गया, है ना, तो क्या हो रहा है, ये मिक्स ही नहीं हो रहा है। तो ये सब होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। अब हम देखते हैं सराउंडिंग्स के बारे में। क्या होता है सराउंडिंग्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, घिराव। ठीक है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। तो अगर कोई भी, ये हमारा यूनिवर्स हो गया, अगर ये सिस्टम है, तो बाकी जितने भी भाग जो बचे वो सब क्या है, हमारे सराउंडिंग्स है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा विश्व का जो भी पार्ट होगा या ब्रह्मांड का जो भी पार्ट होगा, वो सब क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यही लिखेंगे, तंत्र को छोड़कर, है ना, सिस्टम को छोड़कर संपूर्ण विश्व का भाग जो तंत्र के साथ क्या करे, ऊर्जा का, मास का या दोनों का आदान प्रदान कर सके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया हमारा, मान लो ये हो गया हमारा यूनिवर्स हो गया, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। तो ये वाला सब पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सिस्टम है ना। अब बाकी जितना भी जो दिखेगा आपको, ये सब जितना भी ये सब है, ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है, सराउंडिंग्स है पूरे यूनिवर्स में, सिस्टम और सराउंडिंग्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम। ये सब क्या हो जाएगा हमारा, जितना भी है वो सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या आदान प्रदान हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, तो ऊर्जा का हो एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए, क्या होता है, या फिर मास का एक्सचेंज होना चाहिए, मास या फिर दोनों का भी एक्सचेंज हो सकता है। तो ये हो गया सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में। सराउंडिंग्स रिलेटेड हम एक पॉइंट और याद रखना है, सराउंडिंग्स वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है ना, काल्पनिक रेखा। ठीक है, अगर कोई मान लो ये हमारा क्या एक सिस्टम है, तो ये अगर हम सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, ये इसका एक बॉर्डर है बोल के, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वास्तविक रेखा हो जाएगा।
है ना, सराउंडिंग वास्तविक रेखा हो जाएगी। लेकिन अगर हम सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, कई केस में क्या होता है, हमें इमेजिनरी लेना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है कि हमारा सिस्टम यहाँ तक है, तो जो एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। तो सराउंडिंग्स के लिए क्या है, या तो रियल भी हो सकता है सराउंडिंग्स, रियल लाइन हो सकता है ना, रियल रेखा हो सकता है, या फिर इमेजिनरी लाइन भी सराउंडिंग्स हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्रों के प्रकार। अब हम सिस्टम्स के बारे में देखेंगे करके कि सिस्टम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम के 3 टाइप्स होते हैं, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। बट यहाँ पे एक हम और देखने वाले हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम करके, ठीक है। तो बेसिकली कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम्स के मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है सिस्टम। जिस पार्ट को हम यूनिवर्स का क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए सेलेक्ट करते हैं, वही हमारा क्या है, सिस्टम है। तो सबसे पहले देखेंगे ओपन सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे खुला तंत्र, ठीक है। इसमें क्या होगा, द सिस्टम, ठीक है, द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज, ठीक है, आदान प्रदान, एक्सचेंज मास एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। तो सिस्टम, तंत्र, वह तंत्र जो हमारे सराउंडिंग्स के साथ, वह सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ मास और ऊर्जा का एक्सचेंज कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिस क्या करे, वो एक्सचेंज कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये क्या है हमारा, ये हमारा है लिक्विड, इसको हीट बढ़ने पे क्या बन रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कंटेनर में रखा हूँ मैं इसको, है ना। ये सब तरफ क्या है, चारों तरफ इसके सराउंडिंग से है ना, सराउंडिंग से सब तरफ से। तो ये क्या कर रहा है, ये हीट बाहर से जो हीट है सराउंडिंग से, उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है। जैसे लिक्विड हीट से गर्म हो रहा है ना, हीट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वेपर में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। वेपर में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हीट क्या है, सराउंडिंग से ले रहा है। तो देख रहे हो, ये हमारा जो सिस्टम है, ये कंटेनर ही हमारा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा सिस्टम हो गया कंटेनर। तो इसमें क्या किया, बाहर से हीट ले रहा है सराउंडिंग से, तो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। साथ ही लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है, मास का भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, हीट या फिर एनर्जी प्लस मैटर या फिर मास का अगर एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स में, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। इसका एग्जांपल अगर बोलोगे तो जो एक कप आप चाय को क्या कर सकते हो, बाहर अगर रख दोगे, देखे होगे है ना, एक कप अगर हम चाय को क्या करें, अगर पानी को रख दें बाहर में, तो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करके वो वाष्पित होने लगता है, वेपराइज होने लगता है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ओपन सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी टू द सराउंडिंग्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ ओनली क्या एक्सचेंज करे, एनर्जी का एक्सचेंज करे, ऊर्जा का एक्सचेंज करे, मास का एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र। ये वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे आपको देख रहा होगा यहाँ पे, ये एक कंटेनर है ना, ये हमारा क्या है, कंटेनर यहाँ पे बनाया गया है। उसमें क्या किया गया है, कुछ रिएक्शंस लगाए गए हैं, SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया गया है ना, पिस्टन लगा दिया गया है, जिससे क्या हो रहा है, ये कोई भी हीट यहाँ से आने नहीं दे रहा है, ठीक है। पिस्टन लगा दिया गया, तब क्या होगा, SO2 प्लस O2 से रिएक्शंस हो रहा है और क्या बन रहा है हमारा, तो SO2 प्लस O2 से रिएक्शंस होने के बाद क्या बन रहा है, 2SO3 बन रहा है और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो ये क्या करेगा, जो एनर्जी जनरेट हो रहा है ये सिस्टम से बाहर निकल जा रहा है। देख रहे हैं आपको, हीट किस में चला जा रहा है, सराउंडिंग्स में चला जा रहा है। ये सब क्या है, सिस्टम के अलावा जितना भी जो भी पार्ट है ये सब क्या है, पूरा सराउंडिंग्स है ना। तो वो हीट कहाँ चला जा रहा है, वो हीट जो बन रहा है 45.2 किलो कैलोरी का जो हीट जनरेट हो रहा है, वो सब किस में चला जा रहा है, वो रिएक्शंस सराउंडिंग्स में चला जा रहा है। और ओवरऑल ये क्या है, अपना जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी इससे जितना बना था वो सराउंडिंग्स में चला गया। तो ये क्या होगा, फिर अपने ओरिजिनल कंडीशंस पे आ गया, मतलब एनर्जी इस पर उतना ही, जितना था उतना ही है। या फिर आओ क्या हो सकता था, ऐसा कुछ रिएक्शंस हो सकता था जिससे क्या करे, एनर्जी उसको देना पड़े, तो क्या करता, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेता और अपना रिएक्शंस कंप्लीट कर लेता। तो अगर एनर्जी रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी देना पड़ता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम आगे के वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो क्लोज सिस्टम है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है,
है ना, उसमें हीट के थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी का तो ट्रांसफ़र हो रहा है किसके साथ, सिस्टम और सराउंडिंग के साथ, बट इसमें मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। मतलब जो SO3 जो बन रहा है उसका अमाउंट किस में है, इसी कंटेनर के अंदर है, वो सराउंडिंग्स में नहीं जा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे SO3 फॉर्म हो रहा है कोई भी रिएक्शन से, है ना, रिएक्शन से क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो क्या कर रहा है, सराउंडिंग्स में नहीं जा रहा है, वो किस में है, वो कंटेनर में ही है, सिस्टम में ही। तो मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जबकि ओपन वाले में क्या हो रहा था, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होकर के उसका मास में भी चेंज हो रहा था, है ना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड धीरे धीरे कम होते जाता है, वेपर में कन्वर्ट होते जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे इससे समझ में ये आ रहा था कि लिक्विड अगर कम हो रहा है मतलब उसका मास क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम में जितना अमाउंट SO3 का होना है उतना ही होगा, इसमें कोई भी कुछ भी अमाउंट जो है इसका सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा। अगर हीट जनरेट होगा, अगर रिएक्शन से हीट बन रहा है तो वो सराउंडिंग्स को दे देगा, अगर रिएक्शंस को हीट चाहिए तो सराउंडिंग से ले लेगा। तो ये होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आ गया आपको क्लोज सिस्टम के बारे में। अब हम थर्ड चलेंगे, अगला है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, विलगित निकाय। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं जिसको बोलते हैं हिंदी में विलगित निकाय। तो क्या होता है, ए सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज नाइदर मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग्स। तो क्या है, जो ना तो क्या करे, मास के एक्सचेंज करे, मतलब मेटर या फिर पदार्थ, मेटर के एक्सचेंज करे, और ना ही एनर्जी के एक्सचेंज करता है। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग्स के साथ कुछ भी एक्सचेंज नहीं करता है, मास एनर्जी के एक्सचेंज नहीं करता है, वही क्या हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस इस कंटेनर में हो रहा है ना, 45.2 किलो कैलोरी एनर्जी जनरेट हो रहा है। ये एनर्जी इसी में रहेगा, इसी कंटेनर में रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, तो इस सिस्टम को किस में घेर दिए हैं, तो हीट इंसुलेटर से घेर दिए हैं। तो हीट इंसुलेटर मतलब हीट का इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और बाकी बाहर में क्या है, सब ये सराउंडिंग्स है। तो सिंपल सी बात है, सराउंडिंग के साथ ना तो हीट का एक्सचेंज हो पा रहा है, ना ही मास का एक्सचेंज हो पा रहा है। हीट का नहीं एक्सचेंज हो रहा है मतलब क्या है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना, और मास एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और क्या बोलते हैं, एनर्जी और मास दोनों का अगर एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग्स के साथ, तो उसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है वो इसी सिस्टम में है, वो कहीं भी सराउंडिंग्स के नहीं जा रहा है, सराउंडिंग्स के पास नहीं जा रहा है। अगर इस रिएक्शंस को हीट चाहिए रहता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सराउंडिंग से इसको हीट मिल ही नहीं रहा है, तो रिएक्शंस होता ही नहीं, है ना। लेकिन इस रिएक्शन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो रहा है ना, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, बट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, एक कंटेनर था ये, है ना, ऐसा सिस्टम जिसमें ना एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मास का एक्सचेंज हो, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है। अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हीट इंसुलेटर लगा है, उसको चारों तरफ से हीट इंसुलेटर से घेर दिए हैं, तो क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज होने नहीं दे रहा है। अब हम देखते हैं एक अगला टर्म, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या है ये, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम या फिर स्थूल तंत्र। तो पदार्थ की वृहद मात्रा से बना हुआ तंत्र क्या कहलाता है, स्थूल तंत्र कहता है। मतलब ऐसा सिस्टम या फिर जो हम सिस्टम अभी पढ़े उसका बड़ा रूप, है ना, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठोस, लिक्विड, गैस, जो भी है, ठोस, द्रव, गैस, जो भी सब मिल करके जो बड़े अमाउंट पे जो बनाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, स्थूल तंत्र बोलेंगे। तो इसमें क्या है, पदार्थ की क्या है, वृहद मात्रा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है हमारे यहाँ पे पदार्थ है, तब इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो आप याद रखेंगे, माइक्रो मतलब छोटा होता है, और मैक्रो मतलब बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक है, तो इसका में क्या, इसके अंदर क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक, इसमें प्रॉपर्टीज होगा, मैक्रोस्कोपिक इसका गुण होगा, है ना, स्थूल गुण होगा, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस या फिर आप बोल सकते हो कंपोजिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगठन, कलर, विस्कोसिटी, ये सब क्या होगा, ये सब माइक्रोस्कोपिक, जो मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम है उसके क्या है, ये सब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, स्थूल गुण है बोलेंगे इसको, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये सब। ये क्या होता है, ये सब क्या करता है, अगर इसमें हम थोड़ा बहुत भी चेंजेस करते हैं, ये सब में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, तो क्या करता है, सिस्टम के स्टेट में चेंजेस कर देता है। सिस्टम की स्टेट मतलब अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो सबको हम क्या बोलते हैं,
अवस्था में परिवर्तन करने वाला या फिर स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसमें से किसी को भी चेंज करें, अगर मान लो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक फिक्स कर दिए हम लोग, कंपोजिशन भी उसका फिक्स है, तो अगर हम किसी एक को भी एक चेंज करते हैं, वैल्यू को थोड़ा परिवर्तन करते हैं, तो क्या हो जाता है, तंत्र की अवस्था या फिर स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे तंत्र की अवस्था। अब कैसे होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड अभी क्या सॉलिड स्टेट में है ये, है ना, सिस्टम क्या है हमारा सॉलिड है, स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है अभी सॉलिड है। तो उसके बाद अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर दे देते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो सिस्टम के स्टेट इसमें किस में था, सॉलिड में था, अब इसमें किस में हो गया, चेंज हो गया। तो हम किसी भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को, अगर किसी को भी एक्सचेंज करते हैं या फिर चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो अवस्था ही बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्ती, तो अवस्था परिवर्ती बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अवस्था परिवर्ती। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, अब अपना एक डेफिनेशन होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम, एग्जैक्टली होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम या फिर तंत्र की अवस्था, तो क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन बाय इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, ये जिसको मापा जा सकता है ऐसा एक प्रॉपर्टीज है ना, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को क्या हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, एक्सेट्रा जो भी है ना। तो क्या है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, चेंज इन एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, तो क्या करेंगे हम, किसी एक में भी अगर चेंजेस करते हैं तो कॉसेज चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर हम किसी को भी एक्सचेंज करेंगे तो मैं जैसे कि मैंने बताया, सिस्टम के स्टेट में परिवर्तन हो जाएगा, या फिर उसको क्या बोलेंगे, उसी को प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, यही हमारा क्या है, उसको प्रॉपर्टीज़ भी बोलेंगे, स्टेट का प्रॉपर्टीज़ भी बोलेंगे, सिस्टम का प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, और स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। अवस्था परिवर्ती या फिर स्टेट का वेरिएबल्स है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब, क्योंकि इनके परिवर्तन से सिस्टम का स्टेट ही चेंज हो जा रहा है, अवस्था ही परिवर्तित हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब इसमें हम देखते हैं, मेन होता है मेन स्टेट वेरिएबल, है ना, मेन स्टेट वेरिएबल हिंदी में क्या बोलेंगे, मुख्य अवस्था परिवर्ती। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, कंपोजिशन एंड मास, ये क्या है, मेन है ना, मुख्य रूप से इन्हीं का यूज़ होता है जब हम स्टेट को चेंज कराना होता है। अब इस पर कुछ कुछ क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, कुछ इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें हम देख लेंगे, जैसे मेन तो ये हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट में आ गई है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, बट इस पे बहुत सारा चीज़ क्या होता है, इस पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, तो स्वतंत्र वेरिएबल्स हो गया, जिसको मतलब परिवर्तन होने पे किसी दूसरे वेरिएबल्स पे टिकना नहीं पड़ता, रहना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो परिवर्तन होगा तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, वो दूसरे वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हूँ मैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो इसमें आर और एन तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको रख देते हैं। पी, वी और टी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमें पी और वी का वैल्यू पता चल जाए तो हमें टी को पता ऑटोमेटिकली चल जाएगा। अगर हम पी और वी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो टी का हम फाइंड करने में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पी और वी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया, ये डिपेंड नहीं है, जबकि टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है। अब चाहे आप वी और टी ले लो, वी और टी का वैल्यू अगर फाइंड हो जाए तो पी हो जाएगा, तो इस केस में पी क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा, और वी और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा।
तो इस टाइप से आप वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ गए। किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम किसके थ्रू निकालते हैं, तो वेरिएबल्स के थ्रू निकालते हैं, है ना। तो वेरिएबल्स ही क्या है, अगर वेरिएबल्स में हम चेंज कर दें, ये सब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं। अगर इसमें हम चेंज कर देते हैं तो सिस्टम का स्टेट ही चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट सिंपल से समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे यहाँ पे नोट करके, अगर सिस्टम हमारा क्लोज्ड सिस्टम है, क्या है, क्लोज्ड सिस्टम, बंद तंत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, मास का एक्सचेंज तो होता नहीं ना, मास एक्सचेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर मास क्या होगा, हमारा एक वेरिएबल नहीं होगा, मास हमारा क्या होगा, वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज सिस्टम में मास एक्सचेंज होता नहीं है। तो जो सिस्टम का जो स्टेट है, क्लोज सिस्टम का जो स्टेट है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब पे डिपेंड करेगा, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि मास चेंज होता नहीं है, उसका वैल्यू तो क्लोज सिस्टम में फिक्स ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर क्लोज सिस्टम है तो मास क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल्स नहीं हो, उसको हम वेरिएबल्स नहीं बोलेंगे। उस केस में क्या होगा, वो वेरिएबल्स नहीं होगा, क्योंकि मास का तो एक्सचेंज होता नहीं है सराउंडिंग के साथ क्लोज सिस्टम में। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हैं, और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्लोज सिस्टम में कौन सा वेरिएबल नहीं होगा, तो कौन सा नहीं होगा, मास वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि मास का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ होता ही नहीं है, तो वेरिएबल तो हो नहीं सकता। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, या फिर क्या बोलेंगे, ऊष्मा गतिकी साम्य। ठीक है, ऊष्मा गतिकी साम्य, इसको हम समझते हैं। अगर कोई एक सिस्टम ले लेते हैं, ये हमारा सिस्टम है, इसमें जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, इसके स्टेट वेरिएबल्स हैं इसके, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अगर इसका वैल्यू सबका क्या होगा, वैल्यू सबका क्या होगा, वैल्यू फिक्स है। वैल्यू अगर फिक्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसका स्टेट वेरिएबल जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है एक्सेट्रा, है ना, अगर क्या है इसका वैल्यू फिक्स है उस सिस्टम के लिए, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ऊष्मागतिकी किसमें, साम्य पे है। तो ऐसा तंत्र जिसका स्टेट वेरिएबल के मान स्थित हो, स्थिर हो, मतलब फिक्स हो, समय के साथ उसमें क्या होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यू में क्या होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसका जो स्टेट वेरिएबल है ना, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसके समय के साथ इसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, और इसका मान क्या हो, फिक्स हो, वैल्यू फिक्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ऊष्मागतिकी वो साम्य अवस्था में है बोलेंगे। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी साम्य को हम क्या करते हैं, तीन टाइप से हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है ऊष्मीय साम्य, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सिस्टम है ना, तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर जो है इस सिस्टम के हर एक पार्ट पे, जितना भी सिस्टम है हमारे, इसमें सिस्टम के हर एक पार्ट्स में क्या होगा, टेम्परेचर यूनिफॉर्म होगा, एक समान तापमान होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे सिस्टम में, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन्स इसका मीन्स ये हो रहा है कि सिस्टम नो एक्सचेंज टेम्परेचर विथ सराउंडिंग्स। बस मीन्स ये है कि टेम्परेचर का एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा सराउंडिंग्स के साथ। टेम्परेचर पूरे सिस्टम का एक समान है, यूनिफॉर्म है, और टेम्परेचर जो है इसका एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ, तो इसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये सिस्टम किस में है, तो थर्मली इक्विलिब्रियम में है बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, या फिर इसको बोलते हैं यांत्रिकी साम्य। इसमें क्या होगा, ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम में क्या होगा, यदि
ये सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम, ये सब सिस्टम को पार्ट्स है। अगर सिस्टम के किसी भी पार्ट्स के द्वारा या किसी भी भाग के द्वारा कहीं पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यदि तंत्र के किसी भी भाग द्वारा या सिस्टम के किसी भी पार्ट्स के द्वारा किसी अपने ही इस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स में कोई भी वर्क नहीं हो रहा, मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम बोलेंगे। वो सिस्टम कैसा है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है या फिर आंतरिक साम्य में है। कॉन्सेप्ट क्या है, नो वर्क अंडर द सिस्टम, नो वर्क इज पॉसिबल। कोई भी यहाँ पे क्या है, सिस्टम के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है ना, किसी भी पार्ट्स में सिस्टम के किसी भी भाग पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकली इक्विलिब्रियम बोलेंगे, यांत्रिक साम्य बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे इसमें क्या था, टेम्परेचर एक समान था, तो इसमें क्या होगा, प्रेशर यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए पूरे, मतलब सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होना चाहिए, प्रेशर सिस्टम के किसी भी पार्ट्स में अगर देखोगे तो प्रेशर क्या होता है, सभी जगह समान होगा, है ना। तो इसके लिए क्या प्रेशर, उसका टेम्परेचर था। अब हम लास्ट में एक पॉइंट और देखने वाले हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या फिर क्या बोलेंगे, रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, केमिकल, ये सिस्टम है हमारा, तो इसमें जो केमिकल का कंपोजिशन है, मतलब अलग अलग केमिकल्स का कंपोजिशन है, मान लो जैसे कि A+B और +C, इसमें सभी हैं A, B, C, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये कंपोजिशन क्या है, हर तरफ समान है, कंपोजिशन क्या है, हर तरफ एक पूरे सिस्टम में समान है, यूनिफॉर्म है। केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें यूनिफॉर्म है। केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म है पूरे सिस्टम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकली इक्विलिब्रियम बोलेंगे, है ना। जो क्या होता है, समय के साथ नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ सिस्टम के जो कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है, ऐसा टाइप मान के चलो। कोई भी टाइम अगर लेते हैं हम 10 मिनट 15 मिनट बाद भी देखते हैं तो भी कंपोजिशन जैसा है सेम का वैसी के वैसा है। वैसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो स्टेट वेरिएबल्स है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ। अगर स्टेट वेरिएबल्स जो है ना, अवस्था या परिवर्ती जो बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स, उसका वैल्यू अगर चेंज होगा समय के साथ तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, साम्य भी डिस्टर्ब होगा। तो ये तीन हम पढ़ेंगे, थर्मल समझ गए, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम आपको समझा दिया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने डिटेल्स में क्या क्या देखे, सिस्टम सराउंडिंग्स के बारे में हम लोगों ने समझा, साथ ही साथ हम लोग सिस्टम्स के टाइप्स भी देख लिए और हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में समझा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ अब इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे, साथ में हम स्टेट और पाथ फंक्शन के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।